नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश का पूरा विपक्ष संसद के सामने, चुनाव आयोग के सामने, कोर्ट के सामने पूरी तरह से बेदम है। हाल ये है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। हर एक नेता अपने ही नेता के खिलाफ है। हर एक पार्टियां अपने सहयोगी पार्टियों से ही किनारा कर रही है और कोर्ट का हंटर ऐसा चल रहा है कि हर किसी की सांसें अटकी हुई है। अब देखिए 7 अगस्त, जो तारीख काफी नजदीक है। 7 अगस्त को ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर बड़ा फैसला आने वाला है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला जो टाला था, उस पर सुनवाई होनी है। तो वहीं 7 अगस्त को ही आईआरसीटीसी स्कैम केस में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट का फैसला आना है और 7 अगस्त को ही डिनर डिप्लोमेसी की तैयारी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक 7 अगस्त को ही राहुल गांधी के आवास पर होने वाली है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है विपक्ष, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये 7 अगस्त की तारीख विपक्ष के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है? लगता तो है कि 7 अगस्त इनके लिए आफतों का एक पूरा पिटारा लेकर आने वाला है। 7 अगस्त को लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये बहुत सारे लोगों की संपत्तियां, जमीनें हड़पी इन लोगों ने। हेमा यादव के नाम से, तेजस्वी यादव के नाम से, ये सारे मीसा भारती के नाम से, ये सारे लोगों के नाम से जमीनें ली और उसको पूरी तरीके से घुमाते रहे। यानी पहले किसी और के नाम से, फिर अपने परिवार के नाम से, और ये करोड़ों की जमीन लाखों में ली और उसके बदले जॉब दिया। ये सारे सबूत अब जमा कर दिए गए हैं। कोर्ट में चार्जशीट जमा है। अब इस पर फैसला होना है कि आरोप तय करना है। अब आरोप जब तय हो जाएगा तो उसके बाद ट्रायल होगा और फिर सजा का ऐलान होगा। तो लालू प्रसाद के परिवार के लिए 7 अगस्त का दिन बड़ा ही ऐसा होने वाला है जैसे कि तेजस्वी यादव की राजनीति का फैसला। अगर उस दिन आरोप तय हो जाता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर, तो उसके बाद इनके लिए बिहार के चुनाव में अपनी पार्टी को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ इनका दूसरा वाला बेटा तेज प्रताप यादव, वो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये तेजस्वी यादव धोखेबाज व्यक्ति है। ये राजद के ऑफिस में जब शराब पीकर लड़कियां छेड़ता है, इसके चेले चपाटे, तो ये उसका विरोध नहीं करता। ये ऐसी ऐसी बातें अब तेज प्रताप करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो ये मांस मछली खाते हैं सावन के महीने में, हम तो ये सब खाते नहीं। और जो खाता है, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए, जो खाता है वो सनातनी नहीं हो सकता। तो अब वो परिवार के खिलाफ, यानी कि लालू राबड़ी के खिलाफ नहीं, तेजस्वी के खिलाफ आ रहे हैं। और ऐसे समय में तेजस्वी और लालू दोनों के ऊपर आरोप तय होगा तो राजद के नेता भी सोचेंगे कि कोई एक लालू प्रसाद के परिवार का आदमी तो चाहिए, तो तेज प्रताप ही सही, इसी को उभारो। क्योंकि जिस तरीके से गांधी नेहरू खानदान है, उसके निकम्मे से निकम्मे लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाते हैं, चाहे राहुल गांधी के पास क्षमता हो या ना हो, लेकिन पार्टी के कमान तो उन्हीं के नियंत्रण में है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, चुनाव हारने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए। भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन दरबारी तो राहुल गांधी का ही करना है। तो बिहार में राजद की भी यही स्थिति है। कोई एक लालू प्रसाद के परिवार का व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति है मीसा भारती और इधर तेज प्रताप यादव। और मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। तेजस्वी के साथ मीसा का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। तेज प्रताप यादव को इन लोगों ने इग्नोर कर रखा था, लेकिन मीसा के साथ उसके अच्छे संबंध, और वैसे ही अच्छे संबंध राबड़ी देवी के साथ भी है। तो अगर तेजस्वी और लालू प्रसाद दोनों के खिलाफ कोई आरोप तय होता है तो उसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप बचेंगे, जो कि राजद के ऊपर कमान संभालना शुरू कर देंगे। मतलब ये 7 अगस्त पूरे लालू परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये गांधी परिवार के लिए भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन भी फैसला आना है नेशनल हेराल्ड को लेकर। वही स्थिति अब गांधी परिवार के लिए भी है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा दिन से उछल कूद रहे थे। अभी तक जितने मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें से ज्यादातर मामले मानहानि के हैं और एक मामला है सिटीजनशिप को लेकर।
लेकिन उसके अलावा जो करप्शन के चार्जेज अभी तक इस परिवार पे नहीं लगा। करप्शन का चार्जेस अभी जो वर्तमान में है, उनके पहले वाले सारे लोग तो करप्शन के चार्जेस से जूझते रहे। जवाहरलाल नेहरू पर भी लगा था, जीप घोटाला उस समय डिफेंस मिनिस्टर मेनन के खिलाफ लगा, उनके कार्यकाल में भी घोटालों का आरोप लगा। इंदिरा गांधी पर भी लगा। इंदिरा गांधी के समय में तो ये जमीन, मारुति कंपनी वाले जमीन और ये संजय गांधी के फर्जीवाड़े पर कई आरोप लग चुके थे भ्रष्टाचार के। राजीव गांधी पर बोफोर्स से लेकर दूसरे कई दलाली के, वीवीआईपी चौपर घोटाला। और उसके बाद इन लोगों ने सोच लिया कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शासन करो, तो मनमोहन सिंह को लाया। और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जितने घोटाले हुए, सबसे ज्यादा घोटाला हुआ 2G 3G, फिर उसके बाद वीवीआई चौपर घोटाला। अभी देखिए वो माइकल के बेल के लिए ईडी ने मना कर दिया, कोर्ट में कहा इसको बाहर नहीं करना है क्योंकि वीवीआईपी चौपर घोटाले में शामिल है और कांग्रेस से कनेक्शन था उस समय इसका। तो ये सारे घोटाले जो हुए थे उसमें ये लोग इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ था। जबकि सोनिया गांधी, जिसके बारे में मैगजीन में छपती है, विदेशी मैगजीन में, कि दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला है। कहां से लाए पैसे? इटली में तो तुम्हारे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। इनका पूरा पूरा खानदान ये सेनाओं के सेवा में रहते थे, ऐसी स्थिति थी इनके परिवार की। ये वहां से गई थी ब्रिटेन, तो वहां भी मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, अंग्रेजी सीखती थी। ये बहुत ही लोअर मिडिल क्लास की फैमिली की थी यूरोप के हिसाब से। तो इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए? इतनी बड़ी अमीर महिला कैसे बन गई? लेकिन इनकी सरकारें, तो इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। अब एक नया मामला आया जो इनकी सरकार के समय का ही था, 2012 में इनकी सरकार थी। नेशनल हेराल्ड का केस, अब आरोप तय होना है। इनको भी अब बताना है, भाई देखो कोर्ट संज्ञान ले रही है चार्जशीट के ऊपर, तो अब तुम अपने आप को निर्दोष साबित करो। अब जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगी, ट्रायल शुरू होगा, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछली बार इनके खिलाफ 28 जुलाई को ही फैसला आना था। पता नहीं जज साहब को क्या लगा कि अभी कुछ दबाव ज्यादा हो गया है, तो 7 अगस्त को टाल दिए। और यही वजह, ये लोग 7 अगस्त को इंडिया अलायंस की बैठक बुला लिया है कि ये सारे फैसले जो आने वाले हैं, तो सारे ये चोर लुटेरों का गैंग एक साथ आओ। मतलब सुबह कोर्ट का फैसला और शाम को होगा मंथन की आगे क्या किया जाए। बिल्कुल, कि ये देखो अभी तो आरोप तय होना है, अभी तो कॉग्निजेंस आना है, इन लोगों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। तो अब हम सारे चोर मिलकर कैसे सरकार पर दबाव बनाएं, कोर्ट पर दबाव बनाएं, इसके लिए पूरे देश में कैसे हंगामा किया जाए, इसके लिए इंडिया अलायंस की बैठक बुला ली है। मतलब ये लोग को पता है कि हमारे खिलाफ फैसला हमारे विरोध में आएगा और इसके लिए हम आगे तैयारी करें। जैसे पिछली बार जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, तो पूछताछ के दौरान पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में ये कांग्रेस के 100, 200, 500 कार्यकर्ता ही सही, लेकिन अलग अलग हिस्सों में इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। अब सोच रहे हैं कि पूरे एकजुट होकर प्रदर्शन करो, क्योंकि सब तो फंसे हुए हो। ईडी अभी जितने केसेस उसके पास है, उसमें से 96 अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं जिसके मुकदमे की जांच ईडी कर रही है, और उसमें लीडर की बात है। उसके अलावा ये रॉबर्ट वाड्रा सामने आ जाएगा तो वो लीडर नहीं है, यह अपोजिशन पार्टी का लीडर भी नहीं है, यह सोनिया गांधी का दामाद होने के कारण लीडर कहलाता है, तो इसलिए उसके खिलाफ भी है। लगभग अगर देखा जाए तो 98 ऐसे बड़े नेता हैं और इन परिवारों के लोग हैं। इसमें अभी शामिल हो गया भूपेश बघेल का बेटा, और इसलिए इसकी संख्या बढ़ रही है। तो इन लोगों को लग रहा है कि हर स्टेट में ये हम चोरी जो किए उसकी सजा तो अब मिलने वाली है, तो इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन को सरकार कम से कम दबाव बनाए और अभी कुछ दिन तक हमें मौका मिल जाए कि कुछ दिन और बाहर रह लें, जेल तो जाना ही है। तो ये समस्याएं 7 अगस्त को लेकर चल रही है और लगता है कि आगे विपक्ष सिर्फ यही नहीं बल्कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके जितने भी मामले हैं, क्योंकि 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त को स्टेटहुड पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट को फिर लगने लगा कि हम कुछ ऐसा बड़ा धमाकेदार करें जिसकी चर्चा हो। अगर आपके पास एक प्ली आया कि सरकार पर दबाव बनाओ, उसको निर्देश दो कि कश्मीर में स्टेटहुड की जो बात चल रही थी, पूर्ण राज्य का दर्जा देना था, उस पर सरकार अभी तक क्यों नहीं फैसला ली, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई के लिए डेट क्यों देना चाहिए? लेकिन
सीजेआई BR गवई ये कुछ दिन में रिटायर करने वाले हैं, 6 महीने के लिए ही आए थे, तो इनको लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करके जाए जैसे चंद्रचूड़ करते रहते थे। और जब रिटायर हुए तो आजकल यूसीसी पर, आजकल ये लॉ कमीशन में अलग अलग जगहों पर जाकर डिफेंड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चली तो उसमें सीजेआई, जो पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा यह संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। सरकार ने अच्छा काम किया, 3 पूर्व सीजेआई को बुलाया कमीशन में कि आप आकर बताओ कि यह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो यह बताया जाएगा कि अगर यह असंवैधानिक था तो ये तुम्हारे पूर्व सीजेआई क्यों कह रहे हैं कि संवैधानिक है। आपस में पहले तय कर लो कि कौन बड़े ज्ञाता हो। तो ये सारा विपक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट में, इधर कोर्ट के अंदर और फिर दूसरी तरफ ईडी के चंगुल में, और सरकार का अपना दबाव है संसद के अंदर, जो इन लोगों को अभी तक प्रोटेस्ट करते करते थक जाने के बावजूद सरकार की रणनीति नहीं समझ पाई है। एसआईआर का मुद्दा अलग चल रहा है, तो ये जो ऑलवेज बेदम रहने वाला विपक्ष है उसकी समस्याएं अभी 1 सप्ताह के अंदर और बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो विपक्ष परेशान है, बौखलाया हुआ है, संसद के गलियारों से लेकर कोर्ट के दरवाजों तक, चुनाव आयोग से लेकर अपने ही नेताओं के ड्राइंग रूम तक, हर जगह से बेबसी है, बिखराव है और बेचैनी नजर आ रही है। विपक्ष अब अपने ही मुद्दों पर बुरा उलझा हुआ है। एक परेशानी होती तो कुछ कहा भी जाता, पर एक साथ विपक्ष की सारी परेशानी विपक्ष को बेदम कर रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।